नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। पिछले वीडियो में हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं और वो वीडियो देख लें। आज हम व्यंजनों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये जो 5 लाइनें लिखी हुई हैं, क ख ग ग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द न म प फ ब भ म, इनको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। जो का वाली लाइन है इसको का वर्ग कहा जाता है, चा वाली लाइन को चा वर्ग, टा वाली लाइन को ट वर्ग, ता वाली लाइन को ता वर्ग और प वाली लाइन को प वर्ग कहा जाता है। ये पूरे 25 जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। और जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, उसे नासिक्य के अंतर्गत रखा गया है। पिछली वीडियो में हमने मुख के अंगों से निकलने वाली ध्वनियों के ऊपर चर्चा की थी। उसके अंतर्गत जो स्वर रखे जाते हैं उनके ऊपर बात की गई थी वीडियो में। आज हम उन्हीं अंगों से निकलने वाली ध्वनियों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो व्यंजन ध्वनियां हैं। चलिए देखिए, जो क वर्ग है उसे कंठ के अंतर्गत रखा गया है, कंठ्य। जो चा वर्ग है उसको तालव्य के अंतर्गत रखा गया है। टा वर्ग को मूर्धन्य के अंतर्गत रखा गया है और ता वर्ग है उसको दंत्य के अंतर्गत रखा गया है। और जो प वर्ग है उसे ओष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। य र ल व, इस लाइन को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों में व और या को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वरों के समान व्यवहार करते हैं। कभी कभी र और ल को दंत मूल व्यंजन कहा जाता है। र और ल को दंत मूल व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि र और ल का जब उच्चारण किया जाता है तब जीभ जो दांतों का मूल है, दांतों की जड़ें हैं, वहां पर टच करती है। आप चाहें तो उच्चारण करके देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। रा को प्रकंपी या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। वा को दंतोष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। वा के उच्चारण में दांत और ओठ बीच का क्षेत्र क्रियाशील रहता है, इसलिए वा को दंतोष्ट की श्रेणी में रखा जाता है। रा और ला के उच्चारण में जीभ दांतों के मूल स्थान यानी कि मसूड़ों को टच करती है, इसलिए इसे दंत मूल कहा जाता है। य और व अर्ध स्वर होते हैं क्योंकि ये स्वरों के भांति कभी कभी व्यवहार करते हैं। ये पूरी लाइन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखी जाती है। अब इस सेकंड पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। श, श, स, ह, इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन ध्वनियों का उच्चारण, जो बची हुई ध्वनियां हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? रा और ला तो दंत मूल हो गए, व दंतोष्ट हो गया, लेकिन जो या है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? श है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? श है, इसका उच्चारण कहाँ से? स है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? और जो हा है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए, जो हा है उसे कंठ के अंतर्गत रखा गया है, कंठ। तालव्य के अंतर्गत य और श को रखा गया है। मूर्धन्य के अंतर्गत श को रखा गया है। दंत के अंतर्गत स को रखा गया है। नीचे लिखे हुए चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि इनका उद्गम ऊपर लिखे गए व्यंजनों के योग से होता है। देखिए, श का उद्गम क और श के योग से होता है।
त्र का उद्गम त और रा के योग से होता है। ज्ञा का उद्गम ज और इंगा के योग से होता है। और जो श्रा का उद्गम है वो श और रा के योग से होता है। ये चारों संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं, परंतु श्र को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। श्र संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी आता है और इसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। तीसरी लाइन टा वर्ग ट ड ट ठ ड ड़ ण, इसमें इन दो अक्षरों की सहायता से दो और अक्षरों का निर्माण हुआ है जिन्हें गौण या उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। च वर्ग के शुरू के 4 अक्षर च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब हम अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को पहचानने में होती है। हम इसका एक बेसिक और बहुत इजी कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण रखा जाता है, जबकि सघोष में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण रखा जाता है। किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर को प्रथम वर्ण, द्वितीय अक्षर को द्वितीय वर्ण, तृतीय अक्षर को तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण को चतुर्थ अक्षर को चतुर्वर्ण का और पंचम अक्षर को पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, क, ख, ग, घ, ण में प्रथम वर्ण का है, द्वितीय वर्ण खा है, तृतीय वर्ण ग है, चतुर्थ वर्ण घ है और पंचम वर्ण न है। आई होप आपको प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण के ऊपर फिर से डिस्कस करते हैं। ये तो हुई अघोष, सघोष की बात। अब अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण रखे जाते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण रखे जाते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को रखा जाता है, जबकि महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को रखा जाता है। अभी तक हमने अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि का जो वर्णन है वो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत पढ़ा है। अब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं और जो ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात की जाए कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो अघोष हैं या सघोष हैं और जो ऊष्म व्यंजन हैं वो अघोष हैं या सघोष हैं। चलिए इसको देखें। जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो सघोष के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऊष्म व्यंजनों में प्रथम 3 हैं श, स, स, इसको अघोष के अंतर्गत रखा जाता है और जो हा है, जो चतुर्थ ऊष्म व्यंजन है वो सघोष के अंतर्गत रखा जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।